चलिए चलते हैं साल 1964 के जापान में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय था। देश तेजी से तरक्की कर रहा था। माहौल में एक उम्मीद थी और लोग वो अजनबियों पर भी बहुत आसानी से भरोसा कर लेते थे। हमारी कहानी इसी दौर की है। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि कोई इतना आकर्षक इंसान जो पहले ही मुलाकात में किसी का भी भरोसा जीत ले, वो एक बेरहम कातिल कैसे बन सकता है। ये कहानी है अकीरा निशिगुची की, एक ऐसा इंसान जिसने भरोसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक धोखेबाज का लालच और पकड़े जाने का डर उसे जापान के सबसे कुख्यात, सबसे खूंखार अपराधियों में से एक बना देता है। तो ये है अकीरा निशिगुची, एक सीरियल फ्रॉड और किलर जिसने 1963 में पूरे जापान में अपने शिकार को फंसाने, लूटने और फिर उनकी बेरहमी से हत्या करने के लिए खुद को एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर पेश किया। निशिगुची की पैदाइश 1925 में एक ऐसे परिवार में हुई जो कैथोलिक धर्म को बहुत मानता था, जो उस वक्त जापान में काफी अनकॉमन बात थी। उसका परिवार मछली पकड़ने के बिजनेस से बहुत अमीर हुआ था। लेकिन अपराध का रास्ता उसने बहुत पहले ही चुन लिया था। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उसे डकैती के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में जेल में रहते हुए ही उसने शादी कर ली। फिर 1952 में एक जापानी अमेरिकन अफसर होने का ढोंग करने पर उसे 5 साल की जेल हुई। 1959 में वो धोखाधड़ी के लिए फिर जेल गया। इसी बीच उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया, लेकिन उसने उसे फिर से शादी के लिए मना लिया। और फाइनली 1963 में करीब 10 साल जेल में काटने के बाद वो एक डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी करने लगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। यहीं पर निशिगुची ने धोखे और हत्या के बीच की वो लकीर पार की। उसका इरादा था जापान टोबैको एंड सॉल्ट पब्लिक कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को लूटना। 18 अक्टूबर 1963 उसने तंबाकू कंपनी के 2 कर्मचारियों 58 साल के इको मुराता और 38 साल के गोरो मोरी को बातों में फंसाकर एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर ले गया। पहले उसने मुराता को कार से थोड़ा दूर ले जाकर एक हथौड़े से उसकी जान ले ली। फिर वो कार में वापस आया और एक नुकीले औजार से मोरी की हत्या कर दी और मोरी की लाश के साथ कार को वहीं छोड़कर फरार हो गया। उसने ये सब किया कितने पैसों के लिए? 2,60,600 येन। उस जमाने में ये कई महीनों की सैलरी के बराबर रकम थी। और हैरानी की बात तो ये है कि उसी रात उसने चोरी के इन्हीं पैसों से अपने गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी की, जश्न मनाया। बस 24 घंटे से भी कम समय में निशिगुची जापान का मोस्ट वांटेड भगोड़ा बन गया और उससे पकड़ने के लिए पूरे देश में एक बहुत बड़ी तलाशी शुरू हो गई। अब देखिए वो कितना शातिर था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपनी ही मौत का नाटक रचा। एक फेरी के डेक पे अपनी जैकेट, जूते और एक साइन की हुई वसीयत छोड़ दी ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन पुलिस को जल्दी समझ आ गया कि ये सब एक चाल थी। और इसके बाद तो उसने जैसे पूरे देश में अपराधों की एक झड़ी लगा दी। पहले शिजुओका में, जहां उसने क्योटो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनकर अपनी मकान मालकिन और उसकी मां दोनों की हत्या कर दी। फिर हिरोशिमा में एक अमीर इन्वेस्टर का नाटक करके एक अनाथालय के नाम पर 5 टीवी ठग लिए। इसके बाद चिबा में कोर्ट का अकाउंटेंट बनकर एक 61 साल की महिला को धोखा दिया। फुकुशिमा में अपने भेस को और ज्यादा असली दिखाने के लिए उसने एक वकील का बैच चुराया। और आखिर में टोक्यो में एक क्लाइंट बनकर 81 साल के वकील उमेकावा कामिनोस्के के घर में घुसा और पैसे और कीमती सामान के लिए उसे भी मार डाला। लेकिन कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। निशिगुची का अगला कदम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाला था। वो पहुंचता है कुमामोटो। वहां वो एक वकील बनकर तेरुओ फुरुकावा नाम के एक बौद्ध पुजारी से मिलता है। वो पुजारी को पहले से जानता था। पिछली बार जब वो जेल में था तब उसकी मुलाकात हुई थी। वो उसी इंसान से पनाह मांग रहा था जिसे उसने कभी जेल के चापल में चाय पिलाई थी। और यहीं पर नजरिया सब कुछ बदल देता है। बड़ों को क्या दिखाई दे रहा था? एक मददगार, अच्छे कपड़े पहना हुआ वकील जो टोक्यो से एक नेक काम में मदद करने आया है। और पुजारी की 10 साल की बेटी रुरिको, उसे क्या दिखा? उसे दिखा वही मोस्ट वांटेड अपराधी जिसका पोस्टर वो रोज स्कूल जाते हुए देखती थी। उस 10 साल की बच्ची ने जो किया वो किसी जासूसी से कम नहीं था। सबसे पहले उसने चेहरा देखा और पोस्टर वाले आदमी को फौरन पहचान लिया।
फिर उसने पोस्टर में बताए गए 2 तिलों को चेक किया, एक माथे पर और एक गाल पर। दोनों मौजूद थे। और आखिर में उसने मनी मन उसकी लंबाई को घर के एक खंभे पर लगे 165 सेंटीमीटर के निशान से मिलाया, और वो बिल्कुल फिट बैठ रही थी। अब जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। वो पूरी रात और अगली सुबह पुलिस के आने का इंतजार करते रहे और इस बीच सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक करते रहे। और फिर 3 जनवरी 1964 की सुबह, जैसे ही निशिगुची ने वहां से निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी रेजिस्टेंस के उसे गिरफ्तार कर लिया। 78 दिनों से चल रही वो देशव्यापी तलाश आखिरकार खत्म हुई। निशिगुची को ढूंढने के इस मैसिव सर्च में पता है कितने पुलिस अफसर लगे थे? करीब 12,000। उस वक्त के पुलिस चीफ केजी तकामात्सु ने एक बहुत मशहूर बात कही थी। उन्होंने कहा, 12,000 अधिकारियों की नज़रें एक अकेली लड़की की नज़र का मुकाबला नहीं कर सकी। ये शब्द हमेशा के लिए रूरिको की उस अहम भूमिका को अमर कर गए। तो फिर इसका अंजाम क्या हुआ? निशिगुची ने अपनी 5 हत्याएं कबूल कर लीं। उसने ये भी माना कि उसका अगला प्लान फुरुकावा परिवार को मारकर उनके दान के पैसे चुराने का था। उसे मौत की सजा सुनाई गई और 11 दिसंबर 1970 को उसे फांसी दे दी गई। इस केस का एक बड़ा असर ये हुआ कि जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी के अंदर एक स्पेशल देशव्यापी फोर्स बनाई गई। वहीं निशिगुची के परिवार को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और गरीबी में जीना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक आखिरी मोड़ है जो सच में हैरान कर देता है। पुजारी तिरुओ फुरुकावा, जिनके पूरे परिवार को निशिगुची मारने की योजना बना रहा था, उन्होंने निशिगुची की फांसी के बाद उसके बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सबसे बड़ा खतरा ही सबसे भरोसेमंद चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है, तो हम सच में ये कैसे तय करें कि किसे अपनी जिंदगी में आने देना है और किसे नहीं?